हम रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस पढ़ रहे हैं। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाती है, यानी बॉडी का जो पीएच होता है वो नॉर्मल पीएच से क्या हो जाता है, लो हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है। क्यों एसिडोसिस हुई? क्योंकि किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर मसला था, इसलिए इस एसिडोसिस को हम रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस कहते हैं। ये मेटाबॉलिक जो रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये तो हमने पढ़ ली थी। जो टाइप 4 रीनल ट्यूब्यूलर, ये 1 और 2 में क्विक रिव्यू दूंगा, लेकिन पहले हम 4 पढ़ लें। टाइप 4 जो है मोस्ट कॉमन है। मैंने आप लोगों को बताया था, कोई आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस कौन सा है, तो आपने कहना है आखिर वाला। ठीक है, यानी टाइप 4 1 2 4 होती है ना, तो 4 सबसे कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये डायबिटीज के मरीजों में होती है, और डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है। ये हाइपरटेंशन के भी मरीजों में होती है कि हाइपरटेंशन की वजह से जब किडनीज में प्रॉब्लम हो जाए, यानी हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। तो इसलिए जो हाइपरटेंशन की वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है, इट कैन कॉज renal tubular acidosis type 4 and diabetes mellitus can cause renal tubular acidosis type 4। चूंकि ये दो डायबिटीज मेलाइटस और ये कॉमन है, इसलिए इनकी वजह से होने वाला ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 भी बाकियों की निस्बत कॉमन है। इज दैट क्लियर? यस अच्छा, सर। अब क्यों होती है रीनल ट्यूबुलर, हम मेन प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा कि जो टाइप 1 था उसमें आपके पास जो है डेस्टल ट्यूब्यूल में सेल्स डैमेज हो जाते हैं। टाइप 2 जो था उसमें हमने पढ़ा कि प्रॉक्सिमल कनोलेटिव ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 4 में क्या होता है? 4 में कोई सेल डैमेज नहीं होते। 4, ये जो डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये यहाँ पे आके एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन। कौन एक्ट करता है? एल्डोस्टेरोन। अब अगर तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ना हो, यानी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाए, या एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर खराब हो जाए, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं होगा। यानी या एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाए, या एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस हो जाए, यानी एल्डोस्टेरोन काम ना करे, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर खराब हो जाए, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर आपने बंद किए हुए हो। इन प्रॉब्लम्स की वजह से होगी रीनल ट्यूबुलर एसिड टाइप 4। अब देखो क्या होगा। एक बंदा है, उसमें एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो गई। क्यों कम हो गई? डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट की किडनीज खराब हो जाती हैं और वो रेनिन प्रोड्यूस नहीं करती, थोड़ा रेनिन प्रोड्यूस करती हैं, यानी डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म हो जाता है। तो हमने पढ़ा है कि रेनिन प्रोड्यूस होगा तो रेनिन आगे जाके एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा। यस सर। अगर डायबिटीज की वजह से हाइपोरेनिनिज्म हो जाए, यानी रेनिन थोड़ा प्रोड्यूस हो, तो एल्डोस्टेरोन भी थोड़ा प्रोड्यूस थोड़ा होगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि इन लोगों में एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्यों कम हुई? डायबिटिक हाइपोरेनिज्म की वजह से, यानी शुगर के मरीज थे, इनमें रेनिन कम प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए एल्डोस्टेरोन कम हो गया। दूसरी क्या वजह हो सकती है? एड्रिनल इनसफिशियंसी हो गई। देखो एल्डोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ना। तो अगर किसी बंदे का यस एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो जाए, जैसे एडिसन डिजीज में एड्रिनल ग्लैंड तबाह हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन थोड़ा प्रोड्यूस होगा। तीसरा, कुछ ड्रग्स हैं जैसे एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स। एस और आर्ब्स क्या करते हैं? रेनिन को एल्डोस्टेरोन प्रोडक्ट नहीं करने देती। अगर कोई बंदा एस या आर्ब यूज कर रहा है तो उसमें भी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी। तो शुगर का मरीज, इस रेनिन थोड़ा प्रोड्यूस, इसलिए एल्डोस्टेरोन थोड़ा। एस इनहिबिटर और आर्ब इस्तेमाल करने वाला बंदा, एल्डोस्टेरोन थोड़ा। एड्रिनल ग्लैंड तबाह हो गया है, इसलिए एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन थोड़ी हो रही है। या ये बंदा हेपारिन यूज कर रहा है,
या साइक्लोस्पोरिन यूज करा। ये जो ड्रग्स हैं हेपारिन और साइक्लोस्पोरिन, ये भी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम करती है। कुल मिला के ये 4 आपके पास काजेज हैं कि जिनकी वजह से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है, और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होगी तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 होगा। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। और ये जो दो हैं, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंट हो जाएगी। अगर आप एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करो, यानी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो जाहिर रिसेप्टर तो ब्लॉक हो जाएंगे, तो एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा। या किसी बंदे को आप ये एंटीबायोटिक दो, ट्राइमिथोप्रिम, टीएमपी ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथाक्साजोल, इनकी कॉम्बिनेशन है। ये एंटीबायोटिक अगर कोई यूज करे तो ये भी एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर बंद करवाती है, एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंट करवाती है। और जिन लोगों में एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर खराब हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं तो उनमें भी ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 होता है। तो हमें ये समझ आई कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 क्यों होती हैं, या एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाती है इन लोगों में, या एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। जो भी हो, एल्डोस्टेरोन का जो काम होना होता है वो नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना। रीअब्जॉर्प्शन। ये देखो ना, यहाँ पे सोडियम और जो वाटर है ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, ये एरो का जो निशान है ये क्या है, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं। कौन, क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन आया हुआ है, एल्डोस्टेरोन इसको स्टिमुलेट करता है इस सेल को। मैं एक आप लोगों को एक वर्ड बोर्ड पे ये चीज समझा देता हूँ, वैसे आप लोगों को आती है, लेकिन ये देखो, ये डेस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये डेस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की दीवार के अंदर एक सेल है, यहां से सोडियम आ रहा है, ऊपर से फिल्टर होके आ रहा है, वाटर आ रहे हैं H2O, ठीक है, आ रहा है ना। अब ये नीचे यूरिन यूरिन है, ये नीचे यूरिन बनना है। लेकिन एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टेरोन आके इस सेल को स्टिमुलेट करता है, और इस स्टिमुलेशन के नतीजे में वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू ब्लड, और सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये समझ आ गया? यस सर। दूसरा, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपके ब्लड से पोटेशियम आयन को हाइड्रोजन आयन को किक आउट करता है, पोटेशियम आयन को और हाइड्रोजन आयन को ब्लड से निकालता है, और यूरिन में इनको किक आउट करता है। ये काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। अब देखो, अगर किसी में एल्डोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा हो या एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर खराब हो जाए, तो क्या पोटेशियम और हाइड्रोजन बाहर किक आउट होंगे? नो सर। तो बॉडी के अंदर पोटेशियम और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ज्यादा। तो क्या मसला होगा अगर एल्डोस्टेरोन काम ना करे या एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस ना हो, बॉडी के अंदर पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, कुमिएट। ज्यादा हो जाएंगे। और सोडियम और वाटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यूरिन में जाएगी। वो यूरिन में जा रही है, वेरी गुड है, सोडियम और वाटर कम हो जाएगी, बस यही मसला है। अब देखो, इसीलिए तो इन लोगों में एसिडोसिस होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पोटेशियम भी ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा है। अब हाइड्रोजन आयन एसिडिक इन नेचर है, जब बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगी तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाएगी ना। यस सर। तो इसलिए इन लोगों को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसको रीड करें, यहाँ पे जो हमने ये देखें, जब एल्डोस्टेरोन का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं नहीं होगी, होगा। नो सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो सोडियम भी यूरिन में जाएगा यानी वेस्ट होगा, और पानी भी यूरिन में जाएगा यानी साल्ट वेस्टिंग होगी, और पोली यूरिया होगा, ज्यादा पेशाब आएगा क्योंकि सारा वाटर यूरिन में जा रहा है। पोटाशियम भी किक आउट नहीं हो रहा और हाइड्रोजन आयन भी किक आउट नहीं हो रहा, कोलेस्टेरोल नहीं है, तो पोटाशियम आयन किक आउट नहीं हो रहा, इसलिए हाइपरकिलीमिया हो जाएगा। और पोटाशियम हाइड्रोजन आयन किक आउट नहीं हो रहा, इसलिए एसिडोसिस हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी।
समझ आइए। यस सर। हाँ यस सर। और जब हाइड्रोजन किक आउट नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रलिटी के लिए नेगेटिवली चार्ज जो NH4Cl नेगेटिव है इसको भी किक नहीं करेगी। यानी फॉर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी द डिक्रीज NH4Cl सिक्रीशन इनटू यूरिन, तो बॉडी के अंदर NH4Cl भी ज्यादा हो जाएगा। समझ आइए। यस सर। यस सर। अब इस बंदे को एसिडोसिस क्यों हुई? स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उसके रिसेप्टर क्यों? खराब थे। और उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का आउट नहीं हो रहा, इसलिए Yes. एसिडोसिस हो गई। ये जो रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है ना, ये एसिडोसिस इसलिए। अब ट्रीटमेंट क्या है? आप इस बंदे को बाहर से क्या दोगे? एल्डोस्टेरोन दोगे ना। यस सर। यस सर। एल्डोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा है इन लोगों की बॉडी में। बाहर से आप एल्डोस्टेरोन दोगे तो फ्लूड्रोकार्टिसोन हम बाहर से देते हैं। RX मतलब ट्रीटमेंट, TX कह सकते हैं, RX भी कह सकते हैं। बाहर हम क्या देते हैं? एल्डोस्टेरोन देते हैं। फ्लूड्रोकार्टिसोन एल्डोस्टेरोन की तरह काम करता है, तो इसलिए हम बाहर से फ्लूड्रोकार्टिसोन दे रहे हैं। देखो इन लोगों में हाइपरकिलीमिया हुआ था, बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो गया था ना, तो हम इनको कहेंगे कि डाइट के अंदर अपने पोटाशियम कम करो। डाइट पोटाशियम रिस्ट्रिक्शन, केला वगैरह ना खाओ, केले के अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होती है। ऑलरेडी तुम्हारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर पोटाशियम ज्यादा है, इसलिए तुम अपने खाने में पोटाशियम कम कर दो। और तीसरा, इन लोगों में क्या ज्यादा हो गया है? हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया है ना। यस सर। तो हम अगर बाहर से बाइकार्बोनेट भी दे दें तो बेस भी, देखो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ है ना, इसलिए एसिडोसिस हो गई है। अगर हम बाहर से बाइकार्बोनेट दे दें जो कि बेस इन नेचर है, तो बेस भी ज्यादा हो जाएगी। तो एसिड ज्यादा हुई थी, हमने बेस भी ज्यादा कर दी, तो पीएच क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो एक दफा फिर मैं अब आप लोगों को क्विक रिव्यू देता हूं। हमने 3 किस्म के ट्यूब्यूलर एसिडोसिस पढ़े, ठीक है? ड्रग इंड्यूस्ड, उधर दिए बंद खबर। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4। टाइप 1 जो है ये डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मसला। टाइप 2 जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मसला। और टाइप 4 जो है वो भी डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मसला। अब जो टाइप 1 है इसमें क्या था? डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स थे वो खराब हो गए थे, नॉन फंक्शनल थे, इसलिए हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा था। ये सारा हमने पढ़ा था। याद क्या आपने रखना है कि देखो 1 में भी हाइपोकेलीमिया होता है, 4 में हाइपरकिलीमिया होता है, और 2 में भी हाइपरकिलीमिया, हाइपो हाइपो होता है। 2 में हाइपो। ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछते हैं, वो एग्जाम में ये पूछते हैं कि देखो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइप 1 है, इधर चला गया, जो टाइप 1 है, टाइप 1 में हाइपोकिलीमिया है, टाइप 2 में हाइपोकिलीमिया है, टाइप 4 में हाइपरकिलीमिया है। समझ आइए, ये आपको याद होनी चाहिए। टाइप 1 और टाइप 2 में हाइपोकिलीमिया है, टाइप 4 में हाइपरकिलीमिया है। दूसरा, अगर वो आपको कहीं पर भी केस में दे कि पेशेंट को बाइकार्बोनेटूरिया हो रहा है, फास्फेटूरिया हो रहा है, अमाइनो एसिड यूरिया हो रहा है, ग्लाइकोस्यूरिया हो रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 की, क्योंकि ये सिर्फ टाइप 2 में होते हैं, बाकियों में नहीं होते। समझ आइए। यस सर। और जो ये हैं अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, इसमें मैं एक और बात आप लोगों को करता हूं, बस फिर इसको हम खत्म करते हैं। और वो क्या है? फेनकोनी सिंड्रोम। देखो फेनकोनी सिंड्रोम किसे कहते हैं? अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, उनके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जेनेटिकली डैमेज हों, जो जीन्स ये ट्यूब्यूल बनाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगर ये ट्यूब्यूल जेनेटिकली डैमेज्ड हो, पहले से ही डैमेज्ड हो, तो इसकी वजह से ये जो सारा रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस और ये सारा मसला होगा, इसको हम कहते हैं फेनकोनी सिंड्रोम। फेनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स काम नहीं करते। समझ आइए। यस सर। एक फाइनल बात, इनकी जो जितने भी रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है, इनके ट्रीटमेंट में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है?
बाइकार्बोनेट रिप्लेसमेंट। बाइकार्बोनेट रिप्लेसमेंट, क्योंकि एसिडोसिस हो गई है, जिस्म के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो आप बाहर से बेस दे दो। बाइकार्बोनेट सप्लीमेंटेशन, बाइकार्बोनेट सप्लीमेंटेशन, बाइकार्बोनेट सप्लीमेंटेशन। हाइपरकिलीमिया सिर्फ टाइप 4 में होता है, इसलिए आपने इस बंदे को कहना है कि तुम अपनी डाइट के अंदर पोटाशियम कम करो, ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के अंदर पोटाशियम ज्यादा है। क्लियर हो गया? यस। ये जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस थी, आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। कल मैं इसमें